नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली के 5वें ऐतिहासिक शहर जिसे 14वीं शताब्दी में शासक फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इसका नाम फिरोज़ाबाद था और आज इसे सिर्फ फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वही शहर है जिसे जिन्नों का शहर भी कहा जाता है। लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं इस जगह को लेके। ऐसा कहा जाता है कि आज भी कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, जिन्नों की पूजा करते हैं और अपनी इच्छाओं को मांगते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछले वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन शो कर रहा है, आप वहां पे जाके हमारे दिल्ली के जो पुराने शहर हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, अपने सिंध अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अपनी तलवार अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को सौंपता है। वो उसे कहता है कि अब दिल्ली की गद्दी तुम्हें संभालनी है। उस वक्त कई सारे मौलाना भी फिरोज शाह को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी को संभालने के लिए राज़ी नहीं हुआ। लेकिन जब उसके गुरु ने उसे समझाया, तब 1351 में 42 वर्षीय फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली की गद्दी संभाली और वो बना दिल्ली का अगला सुल्तान। अभी तक के तुगलक शासकों में फिरोज शाह तुगलक सबसे अलग था, बट अपना शहर बसाने और किला बनाने की रेस में वो भी पीछे नहीं था। जिस तरह गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद और जहांपना का निर्माण करवाया, ठीक उसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज़ाबाद यानी फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाया। दोस्तों, अभी तक के सभी शहर महरौली, सिरी और तुगलकाबाद, ये सभी ऐसी जगहों पर बनाए गए थे जहां पानी की कमी थी। आपको मालूम होगा, तभी अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक का वक्त आते आते मंगोलों का खतरा टल गया था और दरअसल जितने भी पहले किले बने उनको ये देखकर बनाया गया कि मंगोलों से बचाया जा सके। लेकिन अब वक्त ऐसा नहीं था। अब लोगों की बेहतरी के लिए, उनके जीवन का स्तर सुधारने के लिए राजा को एक अच्छी जगह पर किला बनाना पड़ा और उसने निर्णय लिया कि यमुना नदी के किनारे पर वो अपना खुद का किला स्थापित करेगा। और इसी किले को और इसी शहर को नाम दिया गया फिरोज़ाबाद और आगे जाकर अंग्रेज़ों ने इसका नाम बदलकर फिरोज शाह कोटला रखा। ये पहला ऐसा शहर था जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास की संकल्पना बसी थी। बाकी किलों के हिसाब से इस किले का आकार थोड़ा छोटा है, इसलिए इसे कोटला भी कहा जाता है। इस किले में सुल्तान के शाही आवास के साथ साथ राज्य के मंत्रियों और सामंतों के आवास भी शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि इस शहर को दीवारों से घेरा नहीं गया था। लोगों के घर ही शहर की सीमा तय करते थे। इस पूरे शहर में या इस पूरे किले में 3 महल, 8 मस्जिदें और एक निजी शिकारगाह भी शामिल था। तो दोस्तों, इस शहर के अंदर 3 शाही दरबार बनाए गए। पहला शाही दरबार है खास लोगों के लिए, जिसे महल ए अंगूरी भी कहा जाता है और इसके चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। दूसरा दरबार था उन लोगों के लिए जो शहर के मुख्य पदों पर अधीन थे और कार्यरत थे। और तीसरा दरबार था शहर में उपस्थित आम लोगों के लिए। अपने 38 साल के शासन में फिरोज शाह तुगलक ने 40 मस्जिद, 30 मदरसे, 20 खानकाह, 200 सराय, 30 शहर और 100 जल संरक्षण तालाब और 150 पुलों का भी निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक को भारत का पहला संरक्षणकर्ता कहा जाता है, जिसने कुतुब मीनार, हौज खास और सूरज कुंड की मरम्मत भी करवाई। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने यूँ तो अपने शासनकाल में कई सारी मस्जिदों का निर्माण करवाया, लेकिन उनमें से 7 मस्जिदें मुख्य है, जिनमें से एक है मेरे पीछे स्थित जामी मस्जिद, जो फिरोज शाह कोटला के अंदर स्थित है। दोस्तों, ये जो जामी मस्जिद है, इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि
ये मस्जिद का जो गेट है, मेन गेट है, वो उत्तरी दिशा में है, जो इसे बाकी सभी मस्जिदों से अलग बनाता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि पूर्वी दिशा में उस वक्त यमुना बहा करती थी, जिस वजह से द्वार को पूर्वी दिशा में ना रखकर उत्तरी दिशा में बनाया गया। और ये एक ऐसी मस्जिद है जो बहुत विशालकाय और आज तक इस्तेमाल में आने वाली मस्जिदों में से एक है। दोस्तों, ये मस्जिद एक प्रार्थना हॉल के साथ एक बड़े प्रांगण से घिरा हुआ है और इस प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल उस समय की शाही महिलाएं इबादत के लिए किया करती होंगी। अब तो यह पूरा एक खंडहर में तब्दील हो चुका है और इस मस्जिद की वास्तुकला तुगलक शासकों के वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। दोस्तों, मस्जिद के उत्तर दिशा में अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आप देखिए। ये जो अशोक स्तंभ है, ये अशोक स्तंभ राजा अशोक ने सन 236 से 273 के बीच में स्थापित करवाया टोपरा कला में। और जब फिरोज शाह तुगलक टोपरा से गुजर रहा था तो उसके मन में इच्छा जागी कि इस पिलर को मुझे दिल्ली लेके जाना है। अब ये पिलर इतना भारी था, 27 टन वजनी और 42 फीट ऊंचा ये जो पिलर है, इसे दिल्ली ले जाने का काम बहुत आसान नहीं था। 42 पहियों वाली एक गाड़ी का निर्माण कराया गया और हाथियों की मदद से उसे खींचने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी नाकाम रहे। तो क्या किया कि हर पहिए से रस्सियां बांधी और 200-200 लोग हर पहिए को खींचते हुए टोपरा से दिल्ली इस स्तंभ को लेकर आए। कहा जाता है कि लगभग 20,000 लोगों ने इस पिलर को टोपरा से दिल्ली पहुंचाया। और जब ये टोपरा से दिल्ली पहुंचा तो शहर के सभी मशहूर शिल्पकारों की निगरानी में इस स्तंभ को इसकी जगह पर स्थापित किया गया। दोस्तों, इस स्तंभ के ऊपर उस समय कांसे की छतरी का निर्माण भी करवाया गया था। तैमूर ने भी कहा था कि उसने अपने जीवन काल में इस स्तंभ जैसा कुछ भी नहीं देखा था। इस स्तंभ के ऊपर अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं, जिसे तुगलक के समय तक पढ़ा नहीं जा सका था। फिर भी फिरोज शाह तुगलक ने इस स्तंभ को पवित्र मानते हुए इसको संरक्षित किया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने वक्त 2 अशोकन पिलर को दिल्ली में स्थापित कराया। पहला अशोकन पिलर टोपरा कला से यहाँ जामी मस्जिद के पास स्थित कराया गया और दूसरा अशोकन पिलर उसने आज के हिंदूराव अस्पताल के पास स्थापित करवाया। लेकिन दुर्भाग्यवश जो वो हिंदूराव के पास लगा अशोकन पिलर है वो क्षतिग्रस्त हो गया, उसके 5 टुकड़े हो गए। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद राजा हिंदूराव ने उसकी मरम्मत करवाकर उसे पुनः स्थापित करवाया। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो ये आकृति देख रहे हैं पिरामिडल शेप की, इसे उस समय का हवा महल भी कहा जाता था। ये 3 मंजिला इमारत थी जिसमें कई सारे दरवाजे और खिड़कियां बनाई गई थीं। इसी मंजिल के ऊपर सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ तुगलक ने स्थापित करवाया, जिसे मीनार ज़रीन या गोल्डन मीनार के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, आज इस अशोकन पिलर को लोग लाट वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का मानना है कि इस फिरोज शाह कोटला में जिन्नों का निवास है और उन सभी जिन्नों में से जो सबसे प्रमुख है वो इसी अशोक स्तंभ में निवास करता है। दोस्तों, ये बात है 1970 के दशक की, जब एक फ़कीर जिनका नाम लड्डू शाह था, वो तुर्कमान गेट के टूटने के बाद, को नष्ट करने के बाद, वो फिरोज शाह कोटला में जिनों के साथ रहने लगे। आज के दिन जो भी यहाँ मस्जिद के नीचे तहखाने हैं, जो कमरे हैं और जो पिलर्स हैं, वहाँ आप कई सारे लेटर्स देख सकते हैं, कई सारी फरियादें देख सकते हैं जो लोग जिनों को दिया करते हैं ताकि जिन उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सकें। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो ये अशोक स्तंभ देख रहे हैं, ठीक इसी के उत्तर पश्चिम में स्थित दिल्ली की एकमात्र गोलाकार बावली है ये, और दिल्ली की 4 बावलियों में से एक बावली है। बाकी बावलियों की तरह इसमें जल स्तर तक जाने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी हुई थी, बल्कि बाल्टी की सहायता से ही इसे एक पुली के सहारे पानी ऊपर खींचा जाता था। इस बावली के चारों ओर 2 मंजिला मकानों के भी सबूत मिले हैं।
आज के समय में इस बावली को सुरक्षा कारणों की वजह से बंद कर दिया गया है, पर एएसआई की अनुमति से रिसर्च के लिए आप इस बावली के अंदर जा सकते हैं। 14वीं शताब्दी आते आते ये शहर वीरान हो गया था और 17वीं शताब्दी में इसके कुछ हिस्सों को नए शहर शाहजहानाबाद में मिला दिया गया। फिरोज शाह कोटला तब से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। 1928 को यहीं पर स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिनमें से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और अन्य कई लोगों की बुलाई गई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये संगठन वही है जिसने दिल्ली विधानसभा बम मामले और लाहौर षड्यंत्र मामलों के लिए जिम्मेदार था। दोस्तों, आज़ादी के बाद 2 वर्ष से अधिक समय तक फिरोज शाह कोटला में देश के विभाजन से विस्थापित लोगों के लिए शिविर लगाया गया। पहले टेंट और फिर उनके लिए ईंटों के घर बनाए गए, लेकिन 1953 में इस शिविर को हटा दिया गया और स्मारक को पुनः स्थापित किया गया।